तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो टीजू की मम्मी होती है वो टीजू की काफी ज्यादा टेंशन कर रही होती है और वो रो भी रही होती है। तभी एक कल्टीवेटर टीजू को आसमान से तलवार पर बैठाकर लाता है और वहां पर जैसे ही टीजू की मम्मी टीजू को जिंदा देखती है वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत टीजू से जाकर गले मिल जाती है और कहती है तुम कहाँ पर थे। टीजू कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। तभी वहां पर जो हैंगुई सेक्ट का एक एल्डर टीजू से कहता है कि तुमने इस टेस्ट में काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। मैं तुम्हें हैंगुई सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें टेम्परेरी डिसाइपल बना सकता हूँ। वहाँ पर तुम कुछ टेम्परेरी डिसाइपल्स के साथ रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट हुआ और तुम कल्टीवेशन करने में सक्षम हो गए और तुम लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर जाते हो तो शायद हैंगुई सेक्ट के किसी एल्डर की तुम पर नजर पड़ जाए और तुम्हें अपना डिसाइपल बना ले। वहाँ पर ये बात सुनकर टीजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और टीजू के फादर टीजू को आगे करते। वहाँ पर जो टीजू होता है वो उस एल्डर के प्रस्ताव को मान लेता और कहता है ठीक है एल्डर। वह एल्डर टीजू से कहता है तो ठीक है, तुम हॉस्टल में जाकर रह सकते हो। उसके बाद जो टीजू होता है वह हैंगुई सेक्ट के हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। जाते टाइम वो अपने मदर और फादर से आशीर्वाद भी लेता है। उसके मदर और फादर उसके लिए काफी ज्यादा टेंशन कर रहे थे क्योंकि टीजू पहली बार उनकी नजरों से दूर जा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टीजू होता है वहाँ पर हॉस्टल में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे टेम्परेरी डिसाइपल्स को रखा जा रहा था। वहाँ पर जो एल्डर उसके साथ आता वो बताता है इस सेक्ट में तुम हर एक बंदों को उनके कपड़ों से पहचान सकते हो। पीले रंग के कपड़े वाले जो होते हैं वो आउटर डिसाइपल होते हैं और जो नीले कपड़े पहनते हैं और थोड़ा सा वाइट वो इनर डिसाइपल होते हैं और जो ग्रे कलर के होते हैं टेम्परेरी डिसाइपल के जस्ट ऊपर होते हैं। वो लोग थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो वो लोग आउटर डिसाइपल बन जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। तभी वहाँ पर जो उस हॉस्टल का इंचार्ज जिसका नाम लुओ शुलोंग होता है वो आकर उस एल्डर को ग्रीट करता है, पर वह एल्डर उसकी तरफ देखता भी नहीं और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो टीजू होता है उस लुओ शुलोंग को ग्रीट करता है। लुओ शुलोंग कहता है तुम जाकर वहाँ कमरे में रह सकते हो। वहाँ पर टीजू जैसे ही पहुँचता है देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो ताश खेल रहे हैं। जब टीजू बाहर से हैंगुई सेक्ट में आ रहा था तो उसने बहुत सारे चीजों को देखा था जहाँ पर अधिकतर हर एक बंदा कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन यहाँ के तो बंदे अजीब दिख रहे हैं उसे। वहाँ पर टीजू तुरंत जाकर अलमारी से कंबल उठाता और कहता है मेरा बेड कहाँ है, मैं कहाँ सोऊंगा। वहाँ पर इंचार्ज लुओ शुलोंग बोलता है ये चबूतरा दिख रहा है ना। वहाँ पर टीजू काफी ज्यादा शौक था क्योंकि इस पूरे कमरे में लगभग 30 से भी ज्यादा लोग थे। क्या सारे लोग इस चबूतरे पर ही सोएंगे? तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है झांग जियो और कहता है हम एक टेम्परेरी डिसाइपल हैं, हमें हैंगुई सेक्ट के बाकी बंदों जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। वैसे तुम्हें जो भी मदद चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो और जो भी तुम्हें पूछना है तुम उस एल्डर लुओ शुलोंग से मत पूछना, मैं तुम्हारी हर मदद कर दूंगा। वहाँ पर टीजू ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर जो लुओ शुलोंग होता है वो अपने पास से कुछ मिशन कार्ड निकालता है और तुरंत चबूतरे पर फेंकते हुए कहता है सारे लोग एक एक मिशन उठा लो, जो बंदा मिशन नहीं पूरा कर पाएगा उसे हैंगुई सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। सारे डिसाइपल्स मिशन कार्ड की तरफ दौड़कर एक एक मिशन उठा लेते हैं। वहाँ पर जब टीजू पहुँचता है तो उसके लिए केवल एक रेड कार्ड बचा हुआ था। वहाँ पर टीजू उसे उठा लेता है। वहाँ पर इंचार्ज लुओ शुलोंग जाते समय बोलता है सारे लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मिशंस किसी भी हाल में कंप्लीट होने चाहिए। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो टीजू को काफी ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे थे। वहाँ पर टीजू झांग जुओ से पूछता है झांग जुओ भाई आखिर ये रेड मिशन कार्ड से लोग इतना ज्यादा डर क्यों रहते? और मैंने सुना है वो लोग कह रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन है। वहाँ पर झांग जियो बोलता है अरे भाई मुझे सोने दो, कल सुबह जब तुम मिशन वाले एरिया पर पहुँचोगे तब तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि आखिर लोग रेड कार्ड वाले मिशन से बच क्यों रहे थे। और यह बात बोलकर वहाँ पर जो झांग जियो होता है वो सो जाता है। वहाँ पर टीजू काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है सुबह की तरफ, जहाँ पर जैसे ही टीजू मिशन वाले एरिया पर पहुँचता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने 5 बहुत ही बड़े कुएं से भी गहरे पोर्ट्स बनाए गए थे। टीजू को उनमें पानी भरना था, इसीलिए टीजू इस मिशन से भी नहीं डरता। तुरंत नदी से पानी उठा कर उस गहरे पोर्ट्स में डालने लगता है। वो पोर्ट इतना ज्यादा गहरा था कि
वहाँ पर टीजू सुबह से शाम तक पानी उस पॉट्स में भरता रहता है। वहाँ पर टोटल 5 पॉट्स थे, लेकिन टीजू अभी एक पॉट का आधा भी नहीं भर पाया था। टीजू लेकिन हार नहीं मानता है। सारे डिसाइपल्स अपना काम खत्म करके जा रहे थे। अब शाम होने वाली थी। जो टीजू होता है वो नदी के किनारे बैठ जाता है और अपने हाथों को देखता है। टीजू के पूरे हाथों में छाले पड़ चुके थे। टीजू ने सुबह से शाम तक लगातार मेहनत की थी और 1% भी रुका नहीं था, पर फिर भी वो अपने मिशन का भी बहुत ही ज्यादा दूर था। वहाँ पर टीजू को एक बात याद आती है कि जब वो उस पहाड़ से गिरा था तो उसे जो उस हेवनली पिल ने उसके सारे घाव को ठीक कर दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं उस हेवनली पिल को पानी में डालकर अपने हाथों पर लगाऊं तो मेरे सारे घाव ठीक हो जाएंगे? यही बात सोचकर जो टीजू होता है वह तुरंत अपने पास से हेवनली पिल को निकालता और पानी में डाल देता है और उसमें अपने हाथ को भी डाल देता है। टीजू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर में वह हेवनली पिल उसके सारे घाव को ठीक कर देता है। इस चमत्कार को देखकर टीजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी टीजू सोचता है क्या मैं अगर इस हेवनली पिल के पानी को पी लूं तो क्या मेरी थकान भी मिट सकती है? और यही बात सोचकर जो टीजू होता है वो पानी निकालकर उस बाल्टी में जिसमें उसने हेवनली पिल डाला था वो पीने लगता है। टीजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे जो सुबह से शाम तक थकान महसूस हो रही थी वो सारी गायब हो चुकी थी और उसे अपनी बॉडी में नई एनर्जी महसूस हो रही थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है टेम्परेरी डिसाइपल्स के हॉस्टल में, जहाँ पर एक बंदा काले कपड़े पहना हुआ था और वो एल्डर लुओ सुलोंग के सामने खड़ा था। वो एल्डर लुओ सुलोंग से कहता है कि उस टीजू पर नजर रखो। वह बंदा पहाड़ से गिर गया था। उसे कोई भी कल्टीवेटर पकड़ नहीं पाया था, लेकिन जब कल्टीवेटर्स उसे बचाने के लिए जमीन पर पहुंचे तो वह बंदा बिना घायल हुए, बिना उसके शरीर पर एक भी खरोच लगे, वो एकदम सही सलामत था। वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। शायद उसके पास कोई ट्रेजर भी होगा। मुझे वो ट्रेजर चाहिए। वहाँ पर एल्डर लुओ सुलोंग कहता है मास्टर आप चिंता मत करिए। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और टीजू की तरफ दिखाया जाता है। जो टीजू होता है वो अपने पोट से पानी निकालकर पी रहा था। दरअसल टीजू ने उस पोट्स में उसके पास मतलब जितने भी पोट्स वाले बोतल थे उन सभी में उसने हेवनली पिल को डाल दिया था, जिससे वो सारी इंग्रेडिएंट्स बन गए थे। और इधर हमें दिखाया जाता है एल्डर रूइन की तरफ, जो टीजू की सोल से यह सारी चीजें देख रहा था और कहता है ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डर लुओ सुलोंग की तरफ, जो टीजू पर नजर रख रहा था और देख रहा था कि टीजू बार बार अपने पॉट से पानी पी रहा था, जिससे उसकी एनर्जी रिकवर हो रही थी। और टीजू ने लगभग 2 दिनों के अंदर ही पूरे 2 पॉट्स को भर दिए थे और वो अभी भी थका हुआ नहीं था। और वहाँ पर एल्डर सुलोंग ये सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा शॉक में था और वह सोचता है कि शायद टीजू के उस बोतल में उसने कुछ ट्रेजर्स को छुपा रखा है, जिससे वह जैसे ही उस पानी को पी रहा है उसकी एनर्जी रिकवर हो रही है। और इसीलिए वह तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए टीजू पर अटैक कर देता है और तुरंत वह टीजू को अपनी एनर्जी की मदद से आसमान में उठा लेता है और उसे उल्टा लटका देता है। और तुरंत टीजू के पास जो बोतल था वो अपनी पावर्स की मदद से उसे छीन लेता है। वहाँ पर टीजू कहता है इंचार्ज आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पर वो जो इंचार्ज होता है वह कहता है तुम इतना बढ़िया ट्रेजर हमसे छुपा रहे थे, तुम जानते हो ना तुम इस चेस्ट में चीटिंग कर रहे थे। और तुरंत वो टीजू को जमीन पर पटक देता और कहता है अगर तुमने किसी को बताया कि मैंने तुमसे यह ट्रेजर ले लिया है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहाँ पर वो टीजू को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और मारने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो वह टीजू से कहता है तुम जैसे कचड़े के साथ यही होना चाहिए, और अगर तुमने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वह किसी भी लैंग्वेज सेक्ट में कंप्लेन की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहाँ पर इस सारी बातों को बोलकर वहाँ पर एल्डर सुलोंग चला जाता है। वहाँ पर जो एल्डर रूइन ये सारी चीजें टीजू के माइंड से देख रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टीजू से कहता है तुम उठो लड़ो, मैं तुम्हें इतनी पावर्स तो प्रदान कर सकता हूँ जिससे तुम इस लो लेवल के कल्टीवेटर को हरा सकते हो। इसके लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। और तभी टीजू की सोल उसके माइंड वर्ल्ड में दिखाई देती है। वहाँ पर टीजू एल्डर रूइन से कहता नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं दूसरे के बल पर किसी भी बंदे को मार नहीं सकता। वहाँ पर एल्डर रूइन टीजू की इस दृढ़ निश्चयता को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है तो ठीक है तुम मेरी पावर्स का उपयोग नहीं कर सकते, वैसे मैं तुम्हें ज्यादा पावर्स प्रोवाइड भी नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा, वैसे मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। यह बात सुनकर टीजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है
वहाँ पर एल्डर रूइन टीजू से कहता है, पहले तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन्स और क्यूआई को रिकवर करने की जरूरत है। तुम एक काम करो, सुबह सुबह ओस की बूंदें जब पेड़ों पर गिरती हैं तो उन पानी को तुम बोतल्स में इकट्ठा कर लो और उसमें तुम स्पिरिचुअल हेवनली पिल्स को मिला दो, जिससे उसका असर दुगुना तिगुना हो जाएगा। वहाँ पर टीजू यही करता है, सुबह सुबह बहुत सारे पत्तियों से वो ओस की बूंदों को इकट्ठा करता है, उसमें वो इस हेवनली स्पिरिट पिल्स को डाल देता है, जिससे उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और टीजू उन पानी को पीकर कल्टीवेशन कर रहा था। वहाँ पर धीरे धीरे टीजू की एनर्जी भी बढ़ने लगती है और जल्दी टीजू क्यूआई कंडीशन के रियलम 1 पर पहुंच जाता है। और यह बात देखकर वहाँ पर टीजू काफी ज्यादा खुश था। टीजू डेली बाय डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर भी अब बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ने लगी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टेम्परेरी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में एक एल्डर आया था। ये वही एल्डर था जिसने टीजू को टेम्परेरी डिसाइपल बनाया था। वो आज अपने लिए एक डायरेक्ट डिसाइपल को चुनने आया था, इसीलिए वह सभी टेम्परेरी डिसाइपल की तरफ देखता है। वहाँ पर टेम्परेरी सारे डिसाइपल तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। पर वहाँ पर टीजू यह नहीं कर रहा था, वह भीड़ में सबसे ज्यादा अलग दिख रहा था। इसीलिए वह जो एल्डर होता है वो टीजू के पास पहुँचता है और टीजू को अपना डिसाइपल बना लेता है। वहाँ पर सारे जितने भी वहाँ पर टेम्परेरी डिसाइपल थे वो ऐसा एल्डर को करता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बंदे को अभी टेम्परेरी डिसाइपल बने कितना ही समय हुआ, इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ी होगी। और वो ऐसे एल्डर को बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। वहाँ पर एल्डर गुस्से में कहता है, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एल्डर को इतना ज्यादा गुस्सा करता हुआ देखकर सारे डिसाइपल तुरंत शांत हो जाते हैं। वह एल्डर टीजू को कुछ पिल्स और पैसे देता है और वहाँ पर एल्डर लुओ सुलोंग पीछे से बोलता है, टीजू जल्दी से वो पिल खा लो। और वहाँ पर जो टीजू होता है वह तुरंत उस पिल को खा लेता है। और वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वह कहता है, टीजू अपनी कल्टीवेशन पर बढ़िया से ध्यान दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टीजू था वो अबाउट डिसाइपल बन चुका था और उसे पीला कपड़ा भी मिल चुका था। टीजू इस समय एल्डर रूइन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। एल्डर रूइन टीजू को ग्रेविटी टेक्निक सिखा रहे थे। वहाँ पर एल्डर रूइन भी काफी ज्यादा शौक, क्योंकि टीजू बहुत ही कम समय में ग्रेविटी टेक्निक को सीख गया था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है झांगियों की तरफ, जो इंचार्ज लुओ सुलोंग से बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे भी खिलाए हैं और फिर भी तुम मुझे ऐसा मिशन दे रहे हो। तुम जान रहे हो ना, पहाड़ी से उतरकर तुम जहाँ जाने के लिए बोल रहे हो वो काफी ज्यादा डेंजरस जगह है। पता नहीं मैं वहाँ वापस से आ पाऊंगा भी नहीं। और वैसे भी मुझे तुम्हारे सारे काले कारनामों के बारे में पता है और मैं जा रहा हूँ एहेंगो सेक्ट में इसकी रिपोर्ट करने के लिए। ये बात सुनकर वहाँ पर इंचार्ज लुओ सुलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वह चाकू निकाल लेता है और झांग हू को मारने के लिए वो आसमान से उस पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर टीजू एक काफी आइकॉनिक एंट्री लेता है। टीजू हवा की स्पीड से आता है और तुरंत वो झांग यू के सामने आकर खड़ा जाता है और ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है, जिससे वहाँ पर इंचार्ज लुओ सुलोंग का अटैक उस टेक्निक से टकराता है। तुरंत इंचार्ज लुओ सुलोंग पीछे चला जाता है। इंचार्ज लुओ सुलोंग बोलता, अच्छा तुम ग्रेविटी टेक्निक की प्रैक्टिस करे हो, पर फिर भी मैं क्यूआई कंडीशन के लेवल 2 पर हूँ और तो अभी तुम लेवल 1 पर, तुम मुझे नहीं हरा सकते। वहाँ पर टीजू कहता है, तो आओ देख लो। वहाँ पर जो इंचार्ज लुओ सुलोंग होता है वो टीजू पर अपनी पावर्स की मदद से अटैक करने लगता है। टीजू काफी स्पीड से इंचार्ज लुओ सुलोंग पर अटैक करता है, जिससे इंचार्ज लुओ सुलोंग पीछे चला जाता है। वहाँ पर टीजू काफी खतरनाक अटैक इंचार्ज लुओ सुलोंग पर कर रहा था, लेकिन इंचार्ज लुओ सुलोंग काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण वह टीजू के हर एक अटैक को रोक ले रहा था। लेकिन वह जमीन पर भी जाकर गिर जा रहा था, मतलब रोक तो ले रहा था लेकिन काफी खतरनाक तरीके से घायल भी हो जा रहा था। वहाँ पर टीजू अपनी पावर्स की मदद से काफी खतरनाक प्रेशर सीधे एल्डर लुओ सुलोंग पर करता है। वहाँ पर एल्डर लुओ सुलोंग तुरंत अपने घुटनों के पल बैठ जाता है, पर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला था। तभी वहाँ पर जो झांग हू होता है वो पीछे से एल्डर लुओ सुलोंग को एक लात मार देता है और तुरंत अपने पास से चाकू निकाल कर तुरंत वह इंचार्ज लुओ सुलोंग को जान से मार देता है। वहाँ पर वह कहता है, तू मुझे मारेगा। दरअसल इस हाथापाई में वहाँ पर झांग हू को भी चाकू लग गया था, जिससे वह काफी ज्यादा घायल भी था।
और वह जानता था कि अगर आज यहाँ पर इंचार्ज नहीं मरा तो वो दोनों पक्का ही जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि वह हैंगुई सेक्ट से कुछ एल्डर्स की मदद लेकर उसे जान से भी मरवा सकता था। वहाँ पर जो टीजू होता है वह झांग यू के पास आता और कहता है तुम चले जाओ, तुम्हारी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। अगर इंचार्ज के केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो एल्डर्स बहुत ही आसानी से तुम तक पहुंच सकते हैं। वहां पर झांग यू कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन वहां पर टीजू जाने से मना कर देता और कहता है तुम्हारी हालत देखो, तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। टीजू के काफी ज्यादा मनाने पर वहां पर झांग यू चला जाता है और वह जाते जाते टीजू से कहता है अपना ध्यान रखना, हम भविष्य में जरूर मिलेंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो टीजू होता है वो अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करता है और तुरंत वह इंचार्ज की बॉडी को पहाड़ से फेंकने के लिए अपनी एनर्जी का उपयोग करने लगता है, पर अचानक से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। टीजू कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर मैं अपनी एनर्जी को सर्कुलेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पर जो टीजू होता है वह तुरंत अपने माइंड वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वह एल्डर रूइन से कहता है मास्टर मैं अपनी एनर्जी को सर्कुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पर जो एल्डर रूइन होता है वह तुरंत टीजू के पास पहुँचता है और उसकी क्यूआई को चेक करता है और वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हें जहर दिया गया है, ये जहर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ने से रोक रहा है और क्यूआई को सीमित कर रहा है। वहाँ पर वो कहता है टीजू याद करो तुमने लास्ट बार क्या खाया था। टीजू याद करता था कि उस एल्डर ने जाते समय टीजू को एक पिल दिया था और लुओ शुलोंग ने भी उसे बहुत ही अजीब तरह से देखकर कहा था जल्दी से खा लो। वहाँ पर टीजू को याद आ जाता है कि उसने तो सिर्फ वही पिल सुबह से खाई थी। एल्डर रूइन टीजू की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और कहते हैं वो कैसा मास्टर है। वहाँ पर टीजू एल्डर रूइन से कहता है इसका कोई तो इलाज होगा। वहाँ पर एल्डर रूइन बोलते हैं इसका इलाज मैं कर सकता था अगर मेरे पास मेरी बॉडी होती, पर मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम बहुत ही खतरनाक पॉइजन जिससे क्यूआई कंडीशन के 16 से 70 रैंक वाले बंदे भी मारे जाए ऐसा जहर तुम ला सकते हो तो मैं तुम्हारी कंडीशन को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ और पक्का ही उसमें तुम्हें पेन तो होगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है हैंगुई सेक्ट में, जहाँ पर डंका बजता है और ऐलान किया जाता है कंपटीशन के लिए दूसरे सेक्ट के लोग आ चुके हैं। और आसमान में हमें एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उस पर कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स और उस सेक्ट के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। वो सारे लोग तुरंत हैंगुई सेक्ट में इंटर करते हैं। वहाँ पर जितने भी लो लेवल के डिसाइपल थे वो बातें करने लगते हैं अरे इस बीस्ट का जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर इस बीस को कोई नॉर्मल बंदा टच भी कर ले तुरंत वहीं पर मारा जाए। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो, अगर ये बीस इतना ज्यादा खतरनाक है तो ये सारे लोग उस पर खड़े कैसे हैं और इसे काबू कैसे किया गया है। तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे ये बिस्ट जब चाहेगा तभी अपने मुंह से वह अजीब सा जहर छोड़ता है। इस जहर का प्रभाव इतना ज्यादा है कि 70 क्यूआई कंडीशन वाले भी लोग मारे जाएं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीजू उन सभी की बातों को सोच रहा था और कहता है अगर मुझे इस सेंटीपेड का जहर मिल जाए तो मैं पक्का अपने बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। उसके बाद उस सेंटीपेड बीस्ट से बहुत सारे एल्डर्स उतरते हैं। ये सारे लोग कंपटीशन के लिए आए हुए थे दरअसल हैंगुई सेक्ट में, और इस सेक्ट में हर 10 साल में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता था जहाँ पर इनर डिसाइपल्स लड़ते थे। तभी वहाँ पर एक काफी ब्यूटीफुल लेडी उस सेंटीपेड से उतरती है और तुरंत वो आसमान से जमीन पर जैसे ही अपने पाँव को रखती है उसके बॉडी से अजीब सा ऑरा निकलने लगता है। दरअसल इसके पास चार्म स्किल होती है जिससे वहाँ पर जितने भी हैंगुई सेक्ट के डिसाइपल थे चाहे वो इनर डिसाइपल हो, केवल एल्डर्स को छोड़कर सारे लोग उस लेडी के इस चार्म स्किल से प्रभावित हो रहे थे और तुरंत वो लोग उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वह लेडी का चार्म स्किल इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर सारे डिसाइपल जितने भी हैंगुई सेक्ट के मतलब चाहे वो आउटर हो चाहे इनर, सारे लोग इसमें प्रभावित हो जाते हैं। तभी हैंगुई सेक्ट के एल्डर्स अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए सारे स्टूडेंट्स को वहीं पर गिरा देते हैं जो लोग चार्म स्किल से प्रभावित थे। लेकिन वहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जो टीजू था वो इस चार्म स्किल में नहीं आया हुआ था। वहाँ पर वो एल्डर कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और उस लड़की पर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। वह लड़की अजीब नजरों से टीजू को देखती और कहती है एक यूआई कंडीशन 1 का कल्टीवेटर मेरे चार्म स्किल से कैसे बच सकता है।
तभी वहाँ पर जो सेंटीपैड से जितने भी एल्डर्स उठे हुए थे वो सारे लोग हैंगुइश सेक्ट के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे जूनियर्स, ये देख रहे हो इतने यहाँ के डिसाइपल्स कमजोर है कि हमारे एक डिसाइपल की चार्म स्किल से भी नहीं बच सकते। देख लो, पता नहीं कंपटीशन क्या लड़ेंगे। तभी वहाँ पर हैंगुइश सेक्ट के एल्डर आ जाते हैं। वो आते हुए कहते हैं, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? आप लोग की हिम्मत कैसे हुई हैंगुइश सेक्ट की ऐसी बेइज्जती करने की? वो तुरंत एल्डर्स उनसे माफी मांगते हैं और वहाँ पर वो उन्हें ग्रीट करते हैं। दरअसल ये हुओ लोंग होते हैं। वहाँ पर वो एल्डर हुओ लोंग बोलते हैं, जाइए आपके लिए कमरे तैयार कर दिए गए हैं। और वहाँ पर वो एल्डर हुओ लोंग तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक एल्डर वांग फैमिली के जियो हुआंग, जो टीजू के साथ ही आया था, उससे कहता है, तुम इन सारे मेहमानों की देखरेख करोगे और बढ़िया से करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वह डिसाइपल बोलता है, ठीक है। ये वही डिसाइपल था जिसके साथ टीजू अपने फैमिली से आया था। वो बंदा बोलता है टीजू से, तुम उस सेंटीपेड की रक्षा करोगे। दरअसल वो टीजू से काफी ज्यादा जलता था और वह टीजू को उस सेंटीपेड से मरता हुआ देखना चाहता था। वह जानता था कि टीजू अगर उसके बॉडी पार्ट को टच भी कर देगा तो उसका लेवल इतना ज्यादा कमजोर है कि तुरंत वहीं पर मारा जाएगा। परंतु टीजू यही तो चाहता ही था। टीजू उस सेंटीपेड बीस्ट की रखवाली कर रहा था और रात में वह देखता है कि आसपास उसके कोई नहीं है। टीजू कहता है, यही मेरे पास मौका है, मुझे किसी भी तरह इस बीस्ट से इसका जहर लेना होगा। वहाँ पर टीजू एल्डर रूइन से पूछता है, एल्डर रूइन क्या किया जाए? वहाँ पर एल्डर रूइन कहते हैं, तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और अचानक से वहाँ पर एक हिरन प्रकट हो जाता है, जो मायावी हिरन था। वह बीस्ट हिरन को देखकर तुरंत उसे खाने के लिए पहुंचता है और तुरंत वह एक ही झटके में उस हिरन को खा जाता है। दरअसल वह एक हिरन नहीं था, बल्कि उस हिरन के भेष में वो एक अजीब सी दवाई थी, जिसे जैसे ही सेंटीपेड खाता है तुरंत वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर टीजू तुरंत उस सेंटीपेड के पास पहुँचता है और उसके दांतों से उसका जहर धीरे धीरे निकालने लगता है और एक बाटल में भरने लगता है। और टीजू जैसे उसके जहर को निकाल ही रहा था, तभी वो बीस्ट जाग जाता है और टीजू को अपना जहर लेते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुरंत वह टीजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वह टीजू को खाने के लिए तुरंत टीजू पर अटैक करता है, लेकिन टीजू तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए उसके अटैक से बच जाता है और टीजू हवा की स्पीड से वहां से भागने लगता है। पर वह सेंटीपेड काफी ज्यादा पावरफुल था और टीजू को पकड़ने के लिए और मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। और वह बीस्ट जैसे टीजू को मारने ही वाला था, टीजू वहां से बाहर निकल जाता है। दरअसल उस एरिया के चारों तरफ शील्ड बनाई गई थी, जिससे अगर वह बीस्ट पागल हो तो वो शील्ड को तोड़कर ना जा सके। वहाँ पर जो टीजू होता है वह तुरंत अपने पास से वह सारी जहर वाली पोटली निकालता और कहता, बहुत ही बढ़िया, मुझे इसकी ही जरूरत थी। टीजू तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वहाँ पर एल्डर रूइन टीजू को गाइड करने लगते हैं कि किस तरह से तुम्हें अपनी बॉडी से उस जहर को निकालना है और अपने क्यूआई को बढ़िया से रिपेयर करना है फिर से। वहाँ पर एल्डर रूइन देखते हैं कि टीजू की लेवल्स तो काफी स्पीड के साथ बढ़ने लगे हैं। जैसे ही टीजू के चारों तरफ का जहर खत्म होता है, अचानक से टीजू की बॉडी में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे टीजू की कल्टीवेशन बढ़ने लगती है। लगातार बढ़ती जा रही थी। क्यूआई कंडीशन लेवल 1, क्यूआई कंडीशन लेवल 2, क्यूआई कंडीशन लेवल 3 और ऐसे ही करके थोड़ी देर में वह क्यूआई कंडीशन लेवल 10 पर पहुंच जाता है। एल्डर रूइन यह देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। तभी अचानक से एल्डर रूइन देखते कि टीजू की कल्टीवेशन क्यूआई कंडीशन 11 भी हो जाती है, क्यूआई कंडीशन 12, क्यूआई कंडीशन 30 और जाकर रुकती है क्यूआई कंडीशन 40 की तरफ। वहाँ पर एल्डर रूइन इतनी स्पीड के साथ बढ़त देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे और वह कहते हैं, टीजू तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। शायद ही अब हैंगुइश सेक्ट के इनर डिसाइपल में कोई ऐसा बंदा था जो